Good morning. Welcome to SBH Academy, the one platform where you can prepare for SSC, CGL, CHSL and MTS. आज का हमारा जो टॉपिक है हम देखेंगे इट इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो वर्ड है ये इसकी मीनिंग होती है प्रीफेस। हम कोई भी बुक अगर लेते हैं, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसका एक इंट्रोडक्शन हमें ऑलरेडी पहले पेज पे दिया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रीफेस। तो ठीक वैसे ही जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड है, या ये कहना चाहे कि दी लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। काफी जटिल इसका पूरा सिस्टम है। इसमें टोटल अगर हम देखें तो 22 चैप्टर्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, काफी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसमें एक प्रीफेस ऐड करना जरूरी समझा, जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल जो हमारा है हमारा जो ये प्रीएम्बल है ये एक तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन है। हमारा प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है जो हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो एक्चुअली क्या बताना चाहते थे। एट फर्स्ट ग्लांस हमें एक मोटा मोटी जानकारी हो जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके लिए जो है प्रीएम्बल ऐड किया गया था। प्रीएम्बल की अगर बात करें तो ये लिया गया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक प्रीएम्बल से स्टार्ट हुआ था। आइए देखते हैं कि हमारे प्रीएम्बल में आखिर हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहली लाइन आती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है ये हमें बताती है व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो पावर मिल रही है आखिर वो मिल कहां रही है। तो सबसे पहली लाइन लिखी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है ये हम भारत के लोग मिलकर ही बना रहे हैं। यानी इसके पहले तक हम देखते थे कि ब्रिटिश राज में जितने भी कानून बनते थे वो यूके से बन के आते थे, वहां के लोग बनाते थे। जैसा कि हमने देखा साइमन कमीशन जब आया था तो इसका विरोध भी हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता था। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के लोगों के अंदर वो एक्यूमेन नहीं था, वो टैलेंट नहीं था, वो जानकारी नहीं थी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए या अपने ऊपर रूल कर पाए, लेकिन फिर भी उन्हें उससे दूर रखा जाता था। तो सबसे पहली बात जो हमारा ये प्रीएम्बल बताना चाहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो मेकिंग पावर है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी भारत के जो आम लोग हैं वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, अपने सेलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। एंड द रियल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। उसके अलावा आती है हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, यानी हम गंभीरता पूर्वक या सीरियसली या फुल कमिटमेंट के साथ ये रिजॉल्व करते हैं, ये शपथ लेते हैं कि हम इंडिया को बनाएंगे क्या। अब इसमें 5 कीवर्ड्स आते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये 5 कीवर्ड्स हैं, जिनमें से सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है वो 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो हुआ था 1976 उसमें ऐड किया गया था। उसके पहले तक सिर्फ 3 कीवर्ड्स थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब जरा हम डिस्क्राइब करते हैं इन कीवर्ड्स को। तो सबसे पहली बात आती है सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी की जो मीनिंग है वो ये है कि हमारे ऊपर किसी और का राज नहीं है, यानी इसे हिंदी में कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। यानी जो रूल मेकिंग पावर, जो रूलिंग पावर या किसी चीज को बदलना, किसी देश से जो है कोई रिश्ते रखना, उन्हें जमीन देना, युद्ध करना, जो भी करना चाहे, इसके लिए हम खुद स्वतंत्र हैं। जैसा कि ब्रिटिश पीरियड में या कॉलोनियल पीरियड जिसको हम कहना चाहें, उस टाइम में हम देखते हैं कि जो रियल पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास हुआ करती थी। यानी इंडिया के बारे में जो भी फैसले करने हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ था कि भारत के लोगों की अनुमति के बिना उनसे परमिशन लिए या बिना उनके कंकरेंस के, उनसे पूछे बिना ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडिया जो है वो वॉर में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि सॉवरेनिटी जो थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास हुआ करती थी। तो
ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हमें सबसे पहला जो कीवर्ड देता है वो बताना चाहता है कि सॉवरेनिटी इज इन द हैंड ऑफ वी द पीपल, यानी हम लोगों के हाथ में सॉवरेनिटी है, किसी और शासक का या किसी और राज्य का, किसी किंग का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्हें आजादी मिल भी गई थी फिर भी उन्हें डोमिनियन स्टेटस मिला था। अगर हम डोमिनियन स्टेटस की बात करें तो हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक आजाद मुल्क है, इंडिपेंडेंट नेशन है, लेकिन फिर भी वो अपना सॉवरेन जो है वो ब्रिटिश क्राउन को ही मानते हैं। जैसा कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि सॉवरेनिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। लेकिन इस एक कीवर्ड से हमें ये पता चलता है कि अब हम किसी के डोमिनियन नहीं है, किसी फॉरेन पावर के कंट्रोल में नहीं है, जो पूरी पावर है वो हमारे हाथ में है, चाहे हम बनाए या बिगाड़े। सेकेंड वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो है वर्ड ऐड किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट में, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो सॉवरेनिटी के बाद आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो है एक आइडियोलॉजी है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की जितनी इकोनॉमी है उसे मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर या सोशल हायरार्की जो भी हम ना कहना चाहें, उसका ये मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वेल्थ एंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी सरकार या जो भी रूलिंग पावर है, जो भी उसका फॉर्म हो, चाहे फेडरल हो या प्रोविंशियल हो या जिस भी फॉर्मेट में हो, वो क्या करेगी, वो सबके लिए एक समान कानून बनाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विल बी इक्वल। गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए समानता रहेगी। सोशलिज्म या समाजवाद जिसे हम कहते हैं, उसके पीछे जो रीजन होता है वो ये है कि इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग हम दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये वर्ड जो है सोशलिस्ट, ये बाद में ऐड किया गया था। हालांकि हम देखते हैं कि हमारा जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें हिडन मीनिंग इसकी मिलती है बहुत जगह। ये इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं था। तो 42nd अमेंडमेंट के बाद इसको एक्सप्लिसिट कर दिया गया। हालांकि हम देखते हैं कि जब 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ था तो सोशलिस्ट फिलॉसफी काफी ज्यादा काम नहीं करती है। हालांकि जो योजनाएं बनती है सरकार की वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से ही बनती है। लेकिन चूंकि इंडिया एक फ्री मार्केट इकोनॉमी बन चुकी है, यहाँ पे सबको समान अधिकार है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई जमीन खरीदना, फैक्ट्री स्टैब्लिश करना, कुछ भी कर सकता है। सरकार सारी चीजों को अब कंट्रोल नहीं करती है। तो ट्रू सेंस में सोशलिज्म अब नहीं रहा अगर हम बात करें इकोनॉमी की। हाँ, लेकिन अगर हम सोशल फिनोमिना देखें या सरकार की योजनाएं देखें तो उनमें हमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी आज भी देखने को मिलती है। उसके बाद आता है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड जो है ये नॉर्मली हम जानते हैं कि जिसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। लेकिन अगर इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो सेक्युलर का नाम उसमें लिखा है पंथ निरपेक्ष। यानी सरकार किसी एक गवर्नमेंट, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी। हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां उनका एक स्टेट रिलीजन होता है। हम देखें हमारे पड़ोस में बहुत सारी इस्लामिक रिपब्लिक्स आती हैं, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, ईरान हो, सबका नाम जो है इस्लामिक से जुड़ा हुआ है। या अगर बात करें श्रीलंका की तो वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं। या अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं, वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहां हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। लेकिन हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो ट्रू सेक्युलरिज्म नहीं है। यानी हमारी गवर्नमेंट जो है वो इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। इट कैन इंटरवीन इन आवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जैसा कि हमें देखने को मिलता है समय समय पर कानून बनाए जाते हैं, चाहे वो अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए हो, या किसी यात्रा से जुड़ा हुआ हो, या किसी एक समुदाय को उसके अधिकार दिलाना हो, मंदिरों में एंट्री की बात हो, या अभी हमने देखा ट्रिपल तलाक की जो बात आती है। ये सारी चीजें वैसे तो रिलीजियस डोमेन में आती हैं, लेकिन इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट हमारे इन राइट्स में इंटरवीन कर सकती है। सेक्युलरिज्म वर्ड जो है बाद में जोड़ा गया था
लेकिन हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट्स का, उसमें हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 25 टू 28 कि सेक्युलरिज्म की बातें जो है वह ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी जा चुकी है। तो इसे ऐड करने का कोई बहुत मतलब नहीं था। ये कीवर्ड है, चूंकि हम इसे डिस्कस करना पड़ेगा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली दोनों तरीके से, यानी छुपी और खुल के सामने आती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे पार्ट 3 में जो हमारा पार्ट था 25 टू 28 का रिलीजियस फ्रीडम का, उसमें सेक्युलरिज्म के प्रावधान पहले से दिए हुए थे। अगला कीवर्ड आता है डेमोक्रेटिक। तो जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी या दो फॉर्म की गवर्नमेंट होती है हमारे पास, एक होती है डेमोक्रेटिक, एक होती है नॉन डेमोक्रेटिक। नॉन डेमोक्रेटिक में हम देख सकते हैं कि प्रजातंत्र के अलावा राजतंत्र होता है। राजतंत्र यानी जिसे हम राजाओं का शासन कहते हैं, राजा रानी या जो क्राउन की बात करते हैं। उसके अलावा कई जगह हमें डिक्टेटरशिप मिलने देखने को मिलती है, वन पार्टी रूल होती है या वन पर्सन रूल होता है। ये सारे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आते हैं, क्योंकि इसमें अपने रूलर को सेलेक्ट करने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने का अधिकार लोगों के पास नहीं होता है। लेकिन डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी में जो ट्रू पावर है या अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करना, उसको हटाना, ये सारे अधिकार जो है वो लोगों के हाथ में दिए जाते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं। डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है। एक को हम कहते हैं ट्रू डेमोक्रेसी, एक को हम कहते हैं क्वालिफाइड डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी अगर हम बात करें तो ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। ये थोड़ा अजीब सुनने को लग सकता है, लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो ट्रू डेमोक्रेसी में जो फैसले लेने होते हैं, कानून बनाने होते हैं या किसी भी टॉपिक पे निर्णय लेना होता है, तो उसमें हमें दिखता है कि वहां पे डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे रेफरेंडम के थ्रू हो, चाहे हम कोई प्लेबसाइट कराएं या हम लोगों से जा जाके पूछे, उनके निर्णय लें। तो इस तरीके से जो कानून बनाए जाते हैं वो ट्रू डेमोक्रेसी में आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हमें दिखते हैं ट्रू डेमोक्रेसी के कुछ छोटे देश जैसे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में कानून जो बनाए जाते हैं उनके लिए प्लेबसाइट होता है, यानी लोगों से पूछा जाता है, उनसे वोटिंग कराई जाती है, उसके आधार पे मेजॉरिटी मिली है या माइनॉरिटी मिली है, कानून बनते हैं। लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी है, ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यानी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करके, चाहे हम पार्लियामेंट में भेजें या स्टेट लेजिस्लेचर में भेजें, तो रिप्रेजेंटेटिव टाइप का मतलब ये हुआ। यानी अब हमने जो अपना काम था कानून बनाने का, वो डेलीगेट कर दिया है अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास। अब वो चाहे जिस तरीके से कानून बनाए, उस पर वोटिंग करना, उसमें संशोधन लाना या उनमें उन्हें अप्लाई करना, उनकी सनसेट क्लॉज रखना, जो भी करना चाहे वो इन रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होते हैं। तो हम देखते हैं कि अब हमारा काम कहां तक रुक गया है कि अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करके, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, एमएलसी हो, जो भी हो, उनको हम सेलेक्ट करके भेज देते हैं। हमारे बिहाफ पे जितने भी फैसले लेने हैं वो लेते हैं। चाहे कोई बिल लाना हो, उसके ऊपर वोटिंग करनी हो, उसके ऊपर 3 रीडिंग्स होती हैं, या फिर उसके ऊपर सिग्नेचर करना हो, अप्लाई करना हो, जितनी चीजें करनी है वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ये काम हम खुद नहीं कर सकते, इसीलिए इंडियन डेमोक्रेसी ट्रू डेमोक्रेसी ना होके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है। अगला वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी हमारा जो टॉप मोस्ट लीडर है, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो बात आती हो, उसे हम खुद सेलेक्ट करते हैं या हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव उन्हें सेलेक्ट करते हैं। तो अगर इंडिया का फर्स्ट सिटीजन की बात करें तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो जो दो तरीके की गवर्नमेंट हमें मेन देखने को मिलती है, एक होती है मोनार्की, एक होती है डेमोक्रेसी। मोनार्की में भी कई जगह हमें देखने को मिलता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट होता है वो कोई एक खानदान का ही वारिस होता है।
चाहे राजा हो या रानी हो, मतलब क्राउन के अंडर में ही होता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन में या जापान में, जहां क्राउन रूल अभी भी होता है। भले ही उनका रूल जो है वो सिंबॉलिक होता हो, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन या टॉप पर्सन या फर्स्ट सिटीजन जो होता है कंट्री का, जिसके पास पावर होती है कि उसके साइन के बाद ही कोई रूल बनेगा, तो वो जो होता है वो हायरार्की होती है या पैट्रियार्की होती है, जो कहना चाहें हम। हेरिडिटरी वो रूल होते हैं कि एक फैमिली में ही ये सारे पोस्ट जाते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव को कोई सेलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर बात करें रिपब्लिक की, तो हमारे यहाँ जो सबसे पहला सिटीजन होता है प्रेसिडेंट, उसको हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव ही सेलेक्ट करते हैं। यानी एक चेन होती है कमांड्स की, जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं, वो उसको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें किसी एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक फैमिली एक डायनेस्टी का रूल नहीं होता है। वो रिप्रेजेंटेटिव चेंज किए जा सकते हैं, जैसा कि हम अपने हिस्ट्री में देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद से लेकर अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू जी तक की, तो हर बार हमने देखा है कि हमारे प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, उनके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हुए हैं। तो हमारा जो टॉप मोस्ट सिटीजन है या जो फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है, वो वोट के द्वारा ही सेलेक्ट करके आता है, ना कि किसी एक फैमिली का मेंबर होता है। अगली लाइन आती है एंड टू सिक्योर ऑल इट सिटीजन, यानी सिटीजन और नॉन सिटीजन में हम अंतर कर सकते हैं। ये जो अधिकार है, जो हमारा प्रीएम्बल हमें बता रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। नॉन सिटीजन्स या जो एलियन जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए ये सारे अलाउड नहीं है या अवेलेबल नहीं है। इनमें से कुछ उनको अलाउ या अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे उनको अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है कि आखिर हम क्या सिक्योर करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स और आते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस, जस्टिस यहां हमें तीन तरीके का मिलता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस की बात क्या हुई, मतलब किसी को उसका अधिकार दिलाना ही यहाँ पे जस्टिस है। कोर्ट में जाके केस करना, उस पर सुनवाई करवाना या उसे जीत जाना, यहाँ पे जस्टिस का मतलब नहीं है। जस्टिस मतलब किसी को उसके अधिकार प्रोवाइड कराना। तो यहाँ हम देख रहे हैं जस्टिस तीन तरीके के हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब है कि सोशल हायरार्की जो होती है, उसमें हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। सोशल जो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन थे, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि दुनिया की हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ सोशल हायरार्की होती है, कुछ ना कुछ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हम लोगों को इक्वल सोशल स्टेटस का अधिकार प्रोवाइड करेंगे। यानी कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, सबको एक समान अधिकार प्राप्त होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक छोटे से छोटा आदमी भी चुनाव लड़के चाहे तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बन सकता है, या किसी एक फैमिली का शासन नहीं होगा, या किसी एक समुदाय का नहीं होगा। यानी सोशल इक्वालिटी लाने के लिए लोगों का उनका जो अधिकार हम देने वाले हैं, उसका बेस हमें यहां मिलता है, जस्टिस, सोशल। दूसरा आता है इकोनॉमिक। तो हम जानते हैं कि चाहे मुगल पीरियड रहा हो या उसके बाद ब्रिटिश पीरियड रहा हो, तो उसमें बहुत बड़े बड़े सामंत या जागीरदार हुआ करते थे, जिनके पास कितनी संपत्ति होती थी कि उन्हें खुद ही अंदाजा नहीं होता था कि उनके पास कितनी संपत्ति है। दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा था जो उन्हीं खेतों पे, उन्हीं की संपत्तियों पे मजदूरी करता था, कैसे ही अपना जो गुजारा कर पाता था मुश्किल से। तो ऐसी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है कि एक आदमी के पास इतनी दौलत है कि उसकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती है, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, और एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो मुश्किल से अपने 2 वक्त के खाने के लिए गुजारा कर पाता है। तो उस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए, उस लोअर स्ट्रेटा के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, जो इकोनॉमिक जस्टिस के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। अगला आता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो हमारा डेमोक्रेटिक, सॉवरेनिटी और रिपब्लिक की जो बात हमने अभी की थी, उससे ये बात प्रूव भी हो जाती है कि हर आदमी को अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है, हर आदमी को अधिकार है कि वो चुनाव खुद लड़ सकता है, हर आदमी को ये अधिकार है कि अपने वर्ग के किसी आदमी को अपने से जुड़ा हुआ हो या जो अपनी विचारधाराएं कॉमन रखता हो, उनको सेलेक्ट करके भेज सके। यानी अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों के समय में सबको वोट का अधिकार नहीं होता था,
वोट के लिए भी आपकी एक प्रॉपर्टी या आपकी इनकम, ये सारी चीजें देखी जाती थी। लेकिन अब हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिली हुई है, यानी सारे लोग वोट कर सकते हैं। यानी किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस में अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, या उस पॉलिटिकल ऑफिस के लिए हम खुद चुनाव लड़के वहां तक पहुंच सकते हैं। ये इक्वालिटी और इसका जस्टिस भी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उसके बाद आती है लिबर्टी। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। किन चीजों की? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट यानी कोई भी विचार हम रख सकते हैं, किसी बारे में सोच सकते हैं। हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी क्रांतियां तभी होती हैं जब हम रूलिंग पावर के खिलाफ कोई बात सोचते हैं, या बड़े बड़े इन्वेंशन तब होते हैं जब हम अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे लेवल पे ले जाते हैं, या बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन जिसको कहें, ले जाते हैं, ताकि नए नए इन्वेंशन हो सके। अगर हम मजबूरियों से समझौता कर लेंगे तो क्या होगा कि हम कभी भी अपना डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस के फील्ड में ऐसा माना जाता है कि जब तक आप दूर का सोच नहीं सकते, आप कर नहीं सकते। सेम चीजें अप्लाई होती है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, या अगर आप बात करें डेमोक्रेसी की या पॉलिटिकल सिस्टम की, तो अपना थॉट रखना, कोई चीज सोच पाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। तो सिर्फ सोच लेने भर से काम नहीं चलता है, अपनी बातों को हमें एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। एक्सप्रेस हम कई तरीके से कर सकते हैं। वर्बली कर सकते हैं, नॉन वर्बली कर सकते हैं, सिंबॉलिक हो सकता है, या वाइड लेवल पे हो सकता है। तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे? किसी भाषण के द्वारा कर सकते हैं, कोई पत्र लिख के कर सकते हैं, पैम्फलेट बांट सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, या चाहे तो हम रेफरेंडम करा सकते हैं किसी चीज पे, या हम देखते हैं कि रैलियां निकाली जाती हैं, धरने दिए जाते हैं। तो ये सारे ही एक तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके हैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के। अगर हम सिर्फ थॉट प्रोसेस की बात करें, तो अगर हम उसे एक्सप्रेस ही ना कर पाए, तो इसके पहले जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब तक हम अपने विचारों को अभिव्यक्त ना कर पाए, तब तक हमारे विचारों का कोई भी महत्व नहीं होता है। उसके बाद आता है बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो बिलीफ और फेथ जो है, ये काफी कॉमन टाइप के वर्ड है जिनका मीनिंग हमें सेम देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर इनके अंदर आता है। बिलीफ जो है वो आपका रिलीजियस भी हो सकता है, नॉन रिलीजियस भी हो सकता है। किसी एक धर्म के किसी संप्रदाय या किसी पंथ को हम मानते हैं, या किसी विचारधारा को मानते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए समाजवाद अच्छा है, कुछ लोगों के लिए हम देखते हैं कम्युनिज्म ज्यादा अच्छा है, कुछ लोग कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो हमारा बिलीफ ये भी हो सकता है जो कि नॉन रिलीजियस है। रिलीजियस बिलीफ भी हम देखते हैं, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है। हिंदुइज्म में भी है तो हम देखते हैं कोई शैव को मानेगा, कोई वैष्णव को मानेगा, कोई शाक्त में जाएगा, मुस्लिम में जाते हैं, शिया सुन्नी अलग अलग होते हैं। यानी हमारा बिलीफ क्या है, हमारा जो मन है, किसमें लगता है, किस विचारधारा को हम मानते हैं, वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस बात की आजादी भी देता है कि हमारा बिलीफ क्या हो सकता है। अब बात आता है फेथ की, यानी हम कौन से पंथ की कौन सी बात को मानना चाहते हैं, किसको ना माने, किस तरीके से अपनी पूजा पद्धति को हम रेगुलेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ये सारी बातें हमारे फेथ के अंदर आती हैं। वर्शिप, किसकी पूजा कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च जो बनाना चाहे कैसे बनाएंगे, अगर भंडारा कराना चाहें, यज्ञ कराना चाहें, रैलियां निकालना चाहें, लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहें। वर्शिप के कई तरीके होते हैं। तो इन सारे वर्शिप के तरीकों की हमें आजादी मिलती है, एक्सेप्ट कि अगर हम मोरल कोड और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो हमें वर्शिप करने की पूरी आजादी मिलती है। अगला वर्ड आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी हम जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, या किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ का। इक्वालिटी के बिना जो है फिर हायरार्कीज क्रिएट होंगी, फिर सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्रिएट होगा। तो अब तक जो बातें हमने देखी उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इक्वालिटी यहाँ दो तरीके की मिली है, कैसी? ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस मतलब यहाँ हम सोशल स्फीयर में बात कर रहे हैं, यानी कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ण या कोई एक संप्रदाय एक से ऊंचा है, एक से नीचा है, एक को सारे अधिकार मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे। जैसा कि हमें हर धर्म में देखने को मिलता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है स्टेटस की।
मतलब सोशल स्टेटस में सारे लोग बराबर हैं, इकोनॉमिकली ऊपर नीचे होंगे तो उसके लिए हमें जस्टिस यहाँ प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अब सोशल हायरार्की जो है वो नहीं होगी, कानून के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सारे लोग क्या है, इक्वल। उसके साथ ही अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब कहीं हम रहना चाहें, कहीं घूमना चाहें, कोई भी जॉब जो है वो हम लेना चाहें, कोई प्रोफेशन हम शुरू करना चाहें, या कोई बिजनेस करना चाहें, जो भी हम करना चाहें, या फिर किसी भी पद पे हम जाना चाहें, चाहे तो हम जुडिशरी में जाएं, या हम एग्जीक्यूटिव में जाएं, लेजिस्लेचर में जाएं, हर चीज की अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की जाएगी। इसमें इक्वालिटी का प्रावधान आता है, यानी किसी भी जगह हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि हम उसकी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अगर हमें लॉ की प्रैक्टिस करनी है, हमने लॉ की पढ़ाई नहीं की, तो वहां पे हमारे साथ इनइक्वालिटी हो सकती है। लेकिन अगर हम सारी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी से प्रोवाइड की जाएगी, यानी हमारे साथ सोशल इंजस्टिस और बाकी स्फेयर्स में भी जितनी अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड होती हैं, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स के थ्रू भी देखते हैं, उसकी बात भी हमारा ये प्रीएम्बल करता है। एंड टू प्रमोट दम अमंग देम ऑल, और उनके बीच में हमें क्या प्रमोट करना है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, बंधुत्व, या लोगों में प्रेम की भावना जागृत करना, एकता लाना। तो फ्रेटर्निटी क्या करना चाहती है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। तो फ्रेटर्निटी किस चीज के लिए, सबसे पहले डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंसान के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसा कि हम देखते हैं छुआछूत का विरोध होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोगों की जो डिग्निटी है वो हर्ट होती है, या ऊंचे नीचे लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, उसमें भी लोगों का जो डिग्निटी है उसको हर्ट किया जाता है। हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली एक सच्चाई है हमारे वर्ल्ड की, अगर हम बात करें सिर्फ हमारे समाज की नहीं, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि हर जगह सोशल हायरार्कीज है, लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो उसके साथ साथ उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। तो ऐसा हम ना करें कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, इसलिए फ्रेटर्निटी क्या अश्योर करती है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अगला क्या अश्योर करती है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी देश की एकता और अखंडता को भी ये अश्योर करती है। एकता यानी सारे लोग एक हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री को कहा जाता है कि बहुत सारे डिफरेंस है, उसके बाद भी ये यूनिट है ना। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का हम एक वर्ड सुनने को मिलता है, फ्रेज है ये हमारे देश को सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ धर्म है, हर 10 कोस पे 15 कोस पे भाषा बदल जाती है, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पंथ भी होते हैं धर्मों के अंदर, लेकिन हम देखते हैं कि सारे लोग मिलके भारत को बनाते हैं, यानी भारत इन अलग अलग हिस्सों से ही बना हुआ है। तो उनकी एकता और अखंडता को एश्योर करने के लिए, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को एश्योर करने के लिए यहाँ पे फ्रेटर्निटी की बात की जाती है। अगला वर्ड आता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब ये कानून कौन बना रहा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हैं। दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी ये संविधान जो हमारा है, जो हम जानते हैं कि ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था फाइनली, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 को। तो बहुत सारे प्रावधान इसके जो हैं वो उसी डेट से लागू हो गए थे, बाकी सारे जो हैं वो लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 से। यानी इनेक्टमेंट के डेट की अगर हम बात करें तो वो आता है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। डू हियर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम क्या करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, इसके जो प्रोविजंस हैं उनको लागू करना शुरू कर रहे हैं। एंड गिव टू आवरसेल्फ, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने बना के ला के हमारे ऊपर उपकार कर दिया है, या पहले अंग्रेजों के शासन में जो होता था कि ला के वो दे देते थे कि आपको ये कानून मानने हैं, ये करना है, ये सारी चीजें नहीं है, ये भारत के लोगों ने ही बनाया है और खुद को ये दे रहे हैं। यानी इतनी सारी जानकारियां हमें हमारे प्रीएम्बल से मिल सकती हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें 3 अमेंडमेंट्स किए गए थे। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 3 चेंजेस थे।
जिनमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। एक था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर और तीसरा वर्ड था इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स जो हैं वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स नहीं थे, तो आपके ये 3 ऑप्शन वहां पे आएंगे कि इन तीनों में से आप कोई सेलेक्ट करिए कि ये 3 कीवर्ड्स जो हैं ये ओरिजिनल प्रीएम्बल का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। तो उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जस्टिस कितनी मिलती है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि 3 जस्टिस ये हमें प्रोवाइड कराता है। लिबर्टी कितनी, 5 लिबर्टी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी किस चीज की मिलती है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी क्या अश्योर करना चाहती है, तो इसमें 3 चीजें आती हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ आवर नेशन। यानी ये प्रीएम्बल अगर आपको अच्छे से तैयार है तो आप बहुत सारे चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन के फाइंड कर सकते हैं। ओवरऑल बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के बाद बहुत सारे केसेस हुए कि गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती है, कर सकती है तो उसका स्कोप क्या हो सकता है, एक्सटेंट क्या हो सकता है। तो पहले बात ये आई कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद इसको अप्लाई किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद प्रीएम्बल को ऐड करने का ये अर्थ था कि ये जो प्रीएम्बल बना है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बनाया गया था। अगर इसको पहले ऐड कर दिया जाता तो इसमें बार बार जो है वो हो सकता है अमेंडमेंट करने पड़ते। तो क्योंकि ये कंकरिंग है कि नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, इसीलिए इसको बाद में ऐड किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक हिस्सा जो है प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद बात आती है जब 42nd अमेंडमेंट हुआ तो ये भी बात उठी थी कि क्या हमारा जो ये प्रीएम्बल है इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं या नहीं, इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं कि नहीं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि केशवानंद भारती केस जो था उसमें पहले ही कहा गया था कि जो हमारी पार्लियामेंट है या जो हमारा गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चाहे तो अमेंडमेंट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट इट डिड नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हर जगह आती है, केशवानंद भारती केस में हमें ये सुनने को मिला था। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो ये प्रीएम्बल है ये खुद हमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में ये 5 बातें आती हैं, सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। यानी ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के ही पार्ट है। उसके अलावा ये सारी बातें जो हमें प्रोवाइड की जा रही हैं ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि बेसिक स्ट्रक्चर को ना छेड़ा जाए। ठीक, उसके अलावा बात आती है कि क्या इसका कोई यूज भी है। तो हम जानते हैं कि कोर्ट ने बहुत सारे फैसलों में ऐसा बताया है कि जहां भी किसी प्रोविजन को लेके या किसी नए बिल को या कानून के लेके कोई कंफ्यूजन हो तो एज अ स्टैंडर्ड या एज अ इंट्रोडक्टरी लेवल थिंग इसको यूज किया जा सकता है कि प्रीएम्बल में मोटा मोटी वो सारी बातें लिखी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। यानी अगर हम किसी भी रूल को, लॉ को देखना चाहें कि वो सही है या नहीं तो हम अपने प्रीएम्बल से उसको कर सकते हैं कंपेयर, ताकि हमें पता चल जाए कि वो वैलिड है या नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम कुछ इसके जुड़े हुए अपने होमवर्क जनरेट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इंडियन रिपब्लिक हमारा कैसा है, तो इसमें हमें कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक।
दूसरा है फेडरल सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, थर्ड है यूनिटरी सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और लास्ट है सोवरेन कैपिटलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जैसा कि हमने देखा हमारे जो 5 कीवर्ड्स थे वो हमें ऑप्शन ए में देखने को मिलते हैं, यानी हमारा ये आंसर सही होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडियल्स ऑफ जस्टिस एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। तो कौन से जस्टिस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशनल, सिविल, क्रिमिनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, या मोरल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल। तो जैसा कि हम जस्टिस वाले पार्ट में देखते हैं यही 3 कीवर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी यही हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द प्रीएम्बल मेंशन लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड व्हाट अदर एस्पेक्ट। तो हम देखते हैं कि 5 तरीके के हमें लिबर्टी मिलती है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो हमारा ऑप्शन ए वर्शिप है, सेकंड है एसोसिएशन, थर्ड है मूवमेंट, डी है रेसिडेंस। तो ये 3 वर्ड जो है ये हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं, प्रीएम्बल में जो है ये वर्ड ही मेंशन है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ऑन व्हाट डेट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिवन टू देमसेल्व्स बाय द पीपल ऑफ इंडिया एज स्टेटेड इन द प्रीएम्बल। तो कौन सी डेट हमारी मेंशन है हमारे प्रीएम्बल में? 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 डे ऑफ जनवरी 1950, 15 डे ऑफ अगस्त 1947, या 24 डे ऑफ अक्टूबर 1945। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए जो हमारा है वो मेंशन्ड है हमारे प्रीएम्बल में। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेटर्निटी अश्योर अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल। हमारी जो फ्रेटर्निटी है वो क्या अश्योर करती है, वो क्या प्रोवाइड करना चाहती है? ऑप्शन आते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल पीस, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस हार्मनी। तो पहला जो शब्द है हमारा, पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि इसी के थ्रू हमारा जो फ्रेटर्निटी है वो प्रोवाइड की जाती है। अगर कुछ और टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रीएम्बल है इसके पीछे जो हमारा मेन प्रोसेस था या मेन जो किस बात से इंस्पायर हुआ था, क्या इसकी इंस्पिरेशन थी, तो उसमें आता है कि 13th दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही बाद में हमने अपना प्रीएम्बल बनाया, यानी हमारा जो प्रीएम्बल है वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था जो कि नेहरू जी ने पास किया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष इसको रखा था, ऑब्जेक्टिव बताए थे कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसी का रिफाइंड फॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, तो फिर उसे 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, अगले साल तक क्यों वेट किया गया? तो इसके पीछे बात आती है कि 1930 में या 1929 की अगर बात करें तो वहां पे जो कांग्रेस का सेशन हुआ था रावी किनारे, लाहौर सेशन की अगर हम बात करें, तो वहां पे ये डिक्लेयर किया गया था कि पूर्ण स्वराज हमारा मोटो होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे पार्टीज ये ऐसे थे, या अगर नेहरू रिपोर्ट की बात करें जो कि मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी, या जिन्ना की मांगे अगर देखी जाए, तो उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। लेकिन जब कांग्रेस का ये सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, तो उसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए इस डेट को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद से कांग्रेस हर साल पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को मनाया करती थी। इसीलिए हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। कुछ जो प्रावधान थे जैसे टेम्परेरी पार्लियामेंट या सिटीजनशिप, इन सारी चीजों को जो है वो लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 से ही वो लागू हो गए थे। उसके अलावा जितने भी बाकी के हमारे लॉज हैं या पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको लागू किया गया था ऑन 26 जनवरी 1950, जो कि हमारा
रिपब्लिक डे मनाया जाता है जिस दिन। अभी आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको इसी टॉपिक से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यू हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको दिखेगा कि 10 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाकी के 5 जो आपको मिलेंगे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इन्हें सॉल्व करें। अगर कोई कंफ्यूजन हो या आप अपना आंसर अपलोड करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।